हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप एंड स्पेशल वेलकम टू ऑल द ड्यू बीएससी फिजिक्स ऑनर स्टूडेंट्स। दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। अगर आपको सिलेबस या पीवाईक्यू को लेकर थोड़ी सी भी टेंशन है तो घबराइए मत, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं आपके जो स्ट्रेंथन करते हैं आपके कंसेप्ट्स को, वो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। एंड इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको नेक्स्ट वीडियो है किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। विद रेफरेंस टू रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा of diatomic molecule, explain why there is no line at the band origin. So first of all you need to understand this rotational vibrational spectrum. So इस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास दो वाइब्रेशनल लेवल्स है, v इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 1। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना है। हो सकता है ये डायग्राम भी आपसे एग्जाम में पूछ ले। सो v इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 1, आपके पास दो वाइब्रेशनल लेवल्स है। इनसाइड वाइब्रेशनल लेवल्स आपके पास बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स हैं। तो यहाँ पर देखो j इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली आपके पास v इक्वल्स टू 1 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर रोटेशनल लेवल्स। लोअर जो रोटेशनल लेवल्स हैं इनको हमने जे डबल प्राइम से डिनोट किया है। अपर जो रोटेशनल लेवल्स है इनको हमने जे प्राइम से डिनोट किया है, जे प्राइम, ठीक है। अब हमारे पास बेस्ड अपॉन सिलेक्शन रूल दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं। एक तरह के सिलेक्शन रूल होते हैं जे डेल्टा जे शुड बी इक्वल टू +1 एंड डेल्टा जे शुड बी इक्वल टू -1। डेल्टा जे इक्वल टू +1 का मतलब क्या है? वही ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे जहां पर डेल्टा जे इक्वल टू +1 होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रांजिशन है आपका जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 1 तक, तो यहाँ पे डेल्टा जे कितना है? 1। सिमिलरली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, these transitions correspond to delta j is equals to +1। एंड इन ट्रांजिशन से जो हमारे पास लाइंस आती है, ये देखो इन लाइंस यहाँ पे, ठीक है। इन लाइंस, ये लाइन कहां पर लाई करती है? आर ब्रांच के अंदर। फर्स्ट लाइन जो 0 से स्टार्ट हुई है उसको हम R0 बोलते हैं। सेकेंड लाइन इज R1, थर्ड लाइन इज R3, R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम डेल्टा जे इक्वल टू -1 की बात करें तो आपका जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा वो जे इक्वल टू 1 से शुरू होगा एंड जे इक्वल टू 0 तक जाएगा, क्योंकि आप 0 से 0 तक जा सकते हैं लेकिन वहां पर डेल्टा जे -1 नहीं आएगा, तो आपको 1 से कहां जाना पड़ेगा? 0 में। सिमिलरली 2 से 1 में, 3 से 2 में एंड 4 से 3 में एंड सो ऑन। सो इन ट्रांजिशंस के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास लाइन आती है वो लाई करती है पी ब्रांच के अंदर, ठीक है। जो आपके पास ये लाइंस आई हैं इनको बोलते हैं हम पी ब्रांच। अब आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो कहां से शुरू होती है? देखो P1 से, तो इसको P1, P2, P3, P4, P5 एंड ये यहां से स्टार्ट होता है R0 से। यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट लाइन है P ब्रांच की दैट इज P1 एंड फर्स्ट लाइन ऑफ R ब्रांच दैट इज R0, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 4b। ये मैंने आपको फॉर्मूला शीट का जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो वहां पर आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन इन पी ब्रांच एंड फर्स्ट लाइन इन आर ब्रांच, इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है? 4b। तो हो सकता है आपको ये फ्रीक्वेंसीज दे दे एंड आपसे पूछ ले रोटेशनल कांस्टेंट कितना है, तो आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है, उसको इक्वेट करना है 4b के इक्वल, ठीक है। इन दोनों के सेपरेशन को किसके इक्वल रखना है? 4b के इक्वल रखना है। अब जो एडजेसेंट लाइंस होती है पी ब्रांच के अंदर एंड एडजेसेंट लाइंस इन आर ब्रांच, इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है? 2b। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एंड बिटवीन पी ब्रांच एंड आर ब्रांच देयर एग्जिस्ट वन फ्रीक्वेंसी दैट इज बैंड ओरिजिन फ्रीक्वेंसी, मीन जहां से आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है। लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होता है? कोई भी ट्रांजिशन नहीं होता है। आप देखोगे यहाँ पे जो बैंड ओरिजिन फ्रीक्वेंसी है न्यू 0 बार, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं है।
या तो इसके लेफ्ट में है, राइट में है। सो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि विद रेफरेंस टू रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये रहा हमारे पास रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम डायटोमिक मॉलिक्यूल का। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो लाइन एट द बैंड ओरिजिन। बैंड ओरिजिन का मतलब होता है ये फ्रीक्वेंसी, जो बैंड यहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, दैट बैंड ओरिजिन कोरस्पॉन्ड्स टू प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। ये जो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये किसको कोरस्पॉन्ड करती है, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को, मींस वाइब्रेशन ट्रांजिशन को, फ्रॉम v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 1। देयर इज नो रोटेशन फॉर दिस ट्रांजिशन, ओके। सो डेल्टा j इज इक्वल्स टू 0, बट डेल्टा j इज इक्वल्स टू 0 इज अ फॉरबिडन ट्रांजिशन। हमारे पास दो ही तरह के ट्रांजिशन होते हैं रोटेशनल लेवल के अंदर, डेल्टा j इज इक्वल्स टू +1 एंड डेल्टा j इज इक्वल्स टू -1। so delta j is equals to 1 is a forbidden transition. So because only transition is possible with selection rule, delta j is equals to +1 1 plus -1, so that is why there is no line at the band origin. ठीक है, आंसर इसका क्लियर है। एक लाइन में बताऊं तो ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को कोरस्पॉन्ड करता है, इसका रोटेशन से कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहां पर कोई लाइन ही नहीं आती है इस रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम के अंदर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्लियर होगा एंड ये डायग्राम भी क्लियर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बोथ टर्म्स रेफर्स टू द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियाई इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास जो सेपरेशन है दो न्यूक्लियाई के बीच में, दोनों उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्मॉल आर इज योर जनरल टर्म फॉर सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए it can be different, so it's a variable quantity, small r, whereas re is the specific value of r at which molecule potential energy is minimum. So जिस distance पे आपकी molecule की जो potential energy होगी that will be minimum, that separation is known as equilibrium internuclear distance, या you can say equilibrium separation. जो re होता है at this point, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है मॉलिक्यूल की। सेकेंड, यहां पर एट दिस पॉइंट अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बैलेंसेस ईच अदर, ठीक है, इस पॉइंट पर। एंड मॉलिक्यूल इज इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट। मोस्ट स्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। तो इसको आप ग्राफिकली भी यहां से समझ सकते हो। अगर आप वाई एक्सिस पे एनर्जी प्लॉट करो मॉलिक्यूल की एंड एक्स एक्सिस पे इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, तो यहां पर इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन 0 है। सो आप बढ़ते जाओगे, जब आप सेपरेशन बढ़ती जाएगी तो एक सेपरेशन ऐसी आएगी जहां पर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है दैट विल बी मिनिमम। सो दिस पॉइंट इज सेपरेशन पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम सेपरेशन पॉइंट और इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। एंड उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। एंड दिस कर्व, ब्लू कर्व, इज नोन एज योर मोर्से पोटेंशियल कर्व। ये आपके पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, ये ऐसे होता है, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के अगर केस में अगर हम बात करें, सो दैट इज ग्रीन, ग्रीन में जो आपका कर्व ड्रॉन है दैट इज सिंपली हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है दैट इज दिस। एंड ये जो v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर वाइब्रेशनल लेवल्स इनसाइड द मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने दो तरह की एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी दिखाई है, d0 एंड de। इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन पर जो एनर्जी होती है दैट इज de, दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी de एंड d0। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो फाइन, क्लियर है कि आर ई एंड आर में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया विद द हेल्प ऑफ कर्व, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमेट्रिक टॉप दैट इज प्रोलेट एंड ओब्लेट, स्फेरिकल टॉप एंड असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, तो अच्छा होगा कि हम क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे हम, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, आपके पास तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। कैसे डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल स्फेरिकल टॉप है या सिमेट्रिक टॉप है या एसिमेट्रिक टॉप है, बेस्ड अपॉन IA, IB एंड IC।
आई ए आपके पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसका एक केमिकल बॉन्ड होगा, उसकी डायरेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो। सो उस डायरेक्शन में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मॉलिक्यूल का, दैट इज गिवन बाय आई ए। आई ए, आई बी, आई सी आर नथिंग बट योर थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस। आई बी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू आई ए। एक मिनट, yes, and IC is the moment of inertia of molecule perpendicular to both IA and IB। ठीक है। सो अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अराउंड IA, IB, IC तीनों इक्वल होते हैं, सो दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल आपके पास है मीथेन का मॉलिक्यूल CH4। अगर हम सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर आपके पास दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, प्रोलेट मॉलिक्यूल एंड ओबलेट मॉलिक्यूल। प्रोलेट में क्या होता है, प्रोलेट एंड ओबलेट को आप कंबाइन करके लिख सकते हो दैट आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी, लेकिन आई बी एंड आई सी इक्वल होते हैं। तो आई एंड आई बी इक्वल नहीं होते हैं। एंड दूसरा केस आपके पास होता है कि आई ए इज लेस देन आई बी बट आई बी इज इक्वल टू आई सी। सो ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक रिप्रेजेंट करता है प्रोलेट को, एक रिप्रेजेंट करता है ओबलेट को। इनका एग्जाम्पल होता है आपके पास CH3Cl, एंड ओबलेट का एग्जाम्पल आपके पास होता है बेंजीन मॉलिक्यूल C6H6 मॉलिक्यूल। थर्ड टाइप की आपके पास क्लासिफिकेशन होती है असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। सो जब तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट इक्वल, मतलब दे आर नॉट इक्वल, सो आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी इज नॉट इक्वल टू आई सी, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। एंड एग्जांपल ऑफ सच अ मॉलिक्यूल इज वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन समझ आई। सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री क्लासिफिकेशंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Outline the effect of isotopic substitution on the rotational spectra of molecule। सो हम क्या करते हैं अपने मॉलिक्यूल में, आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन करते हैं। आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है, इसके एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास HCl है, HCl एक मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर आपके पास जैसे क्लोरीन एटम है, इसके दो आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास मॉलिक्यूल था उसके अंदर Cl35 था। अब आपने इसके अंदर एक आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन कर दिया, आपने Cl35 की जगह पे Cl37 पुट कर दिया। अब हमें इस मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना है कि उसका क्या इफेक्ट होंगे इस आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन के। सिमिलरली हो सकता है आप हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दो। ठीक है। सो इन आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन के अंदर आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम रहती है। अच्छा, चेंज कहाँ होता है, मतलब इफेक्ट कहाँ पे होता है आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन का। फर्स्ट इफेक्ट आपके पास होता है रिड्यूस मास विल चेंज। अब रिड्यूस मास का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, m1m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो m2 विल चेंज, तो यहाँ पर रिड्यूस मास मॉलिक्यूल का चेंज हो जाएगा। अब रिड्यूस मास से चेंज होने से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। अगर रिड्यूस मास चेंज हो गया तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। थर्ड आपके पास इफेक्ट होता है योर रोटेशनल कांस्टेंट विल चेंज, बिकॉज रोटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ है तो आपका रोटेशनल कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। सो वही मैंने लिखा है, रोटेशनल कांस्टेंट विल आल्सो चेंज। फोर्थ इफेक्ट क्या होगा मॉलिक्यूल के ऊपर, रोटेशनल एनर्जी विल आल्सो चेंज, बिकॉज रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, BJ इंटू J+1। सो अगर बी चेंज हो गया तो यहाँ पर अगर बी चेंज होगा तो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। फाइन। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 2025 का जो PYQ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, दैट स्टेट फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। सो व्हाट इज फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। सो ये मैंने बुक से उठाया है। अगेन बुक मैंने कौन सी यूज कर रहा हूँ, G अरुलदास या राजकुमार, इन दोनों बुक से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ अपने, वहां से आपके क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूँ, वही आपको क्वेश्चन यहाँ पे वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड जितने भी डायग्राम्स मैंने यूज किए हैं इस वीडियोस के अंदर या बाकी वीडियोस के अंदर, वो सब मैंने दोनों बुक से ही उठाए हैं। ठीक है। सो वहीं से मैंने उठाया है व्हाट इज फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। So according to Frank Condon principle, an electronic transition takes place so rapidly
that a vibrating molecule does not change its internuclear distance appreciably during the transition. That is, during an electronic transition, the internuclear distance remains the same. Internuclear distance remains the same means straight line. Representing a transition between electronic states will be vertical. अगर मैं आपको समझाऊं सरल आसान भाषा में कि जब भी किसी दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, तो वो ट्रांजिशन इतना जल्दी होता है कि मॉलिक्यूल को टाइम ही नहीं मिल पाता अपनी इक्विलिब्रियम सेपरेशन को चेंज करने का. सो वो सडनली होता है, अप्रिशिएबली वो ट्रांजिशन फास्ट होता है, सो इसलिए मॉलिक्यूल को टाइम नहीं मिलता, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी सेम रहती है. अगर आप एक लाइन में लिखना चाहो तो आप लिखना कि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अकर वर्टिकली इन अ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम. इस वर्टिकल लाइन का मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है वो सेम रहती है. सो दीज आर टू डिफरेंट लेवल्स, वाइब्रेशनल लेवल्स. तो इसके बीच की जो लाइन होती है दैट इज स्ट्रेट. ठीक है. सो दिस इज फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई हार्ट्री-फोक मेथड इज बेटर सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को सोल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एंड वन ऑफ द मेथड इज हार्ट्री-फोक मेथड. सो क्वेश्चन इज आस्किंग that why this method is better suitable for obtaining the ground state energy level. So आप 3 points में इसको लिखोगे. First of all, you will write the reduced many body problem to effectively one electron equation. कि हार्ट्री-फोक मेथड में क्या होता है, आपके पास many इलेक्ट्रॉन एटम्स को हम इफेक्टिव वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन के अंदर चेंज कर लेते हैं. Second, you can write wave function is built as a determinant, that is Slater determinant. So Pauli exclusion principle is satisfied in build. आपका जो स्लेटर डिटर्मिनेंट लिखते हो आप, उसके कारण आपका जो वेव फंक्शन होता है दैट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड. वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल का, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए. थर्ड थिंग यू कैन राइट दैट इट इंक्लूड्स एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन, दस लोअरिंग द एनर्जी. एक्सचेंज इंटरेक्शन के कारण आपकी जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है दैट हैज टू बी मिनिमम, एंड वो इस मेथड के अंदर ऑलरेडी लोअर होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मैं मेंशन कर दूंगा कि किस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है. फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट. आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी क्वेश्चन है एक्चुअली मैंने सबको चुन चुन के उठाया एग्जाम से, मतलब बुक से, पीवाईक्यू से, कहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं. सो प्लीज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आप एक काम करना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा. इन 10-15 क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे से कर लेना, आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. स्टेट बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन बाय एस्टिमेटिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक एंड nuclear motion for diatomic molecule. Show that this is a valid approximation. So first of all, let's understand what is Born-Oppenheimer approximation. So Born-Oppenheimer approximation states that in a diatomic molecule, electronic transition and nuclear motion, दो तरह की मोशन होती है. इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड न्यूक्लियर मोशन, आपका न्यूक्लियर भी मूव करता है. ठीक है. एंड दैट इज वाइब्रेशनल स्लैश रोटेशनल, can be separated because electron moves much faster than nuclei. इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है अराउंड द न्यूक्लियाई दैट इज वेरी मच फास्टर एज कंपेयर टू द मोशन ऑफ न्यूक्लियाई. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन. इसको याद रख लेना. फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल अब हमें ऑर्डर को मतलब एस्टिमेट करना है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर मोशन. तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का ऑर्डर होता है दैट इज रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम न्यूक्लियाई की बात करें दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी, तो इनका जो ऑर्डर होता है दैट इज रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड रोटेशनल एनर्जी का ऑर्डर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए. बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज सेपरेशन इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स. अब देखो काफी सेपरेशन है. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, ये 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है. Because of this huge separation in order of magnitudes in energies of electron and nuclei, the total wave function can be separated
So thus you can say that the Born-Oppenheimer approximation is valid. So this much you have to write in this question. Now let's move on to next question. Explain lamp shift using relevant diagrams. So first of all, let's understand what is lamp shift. So lamp shift is the small energy difference between 2s1 by 2 and 2p1 by 2 orbitals in a hydrogen atom, which are predicted to be degenerate by the Dirac equation. It arises from quantum electrodynamics QED effect, specifically the interaction of electron with vacuum fluctuation, and was historically crucial for developing renormalized quantum field theory. So आसान भाषा में समझो इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल डिरैक ने प्रिडिक्ट किया था, एक फॉर्मूला शीट में मैंने आपको एक लाइन लिखी थी कि लेवल्स विच हैव सेम एन एंड जे वैल्यू आर डीजेनरेट लेवल्स. जिन लेवल्स के हमारे पास सेम एन वैल्यू एंड जे वैल्यू होती है, दोज आर डीजेनरेट लेवल. फॉर एग्जांपल यहां पर देखो 2s1/2 एंड 2p1/2. यहां पर n वैल्यू 2 है, यहां पर भी n वैल्यू 2 है, यहां पर j वैल्यू हाफ है, j वैल्यू भी हाफ है. सो अकॉर्डिंग टू डिराक दीज टू लेवल्स शुड बी डीजेनरेट. डीजेनरेट मींस इन दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. बट लैम्ब ने फिर एक्सपेरिमेंटली शो किया दैट दीज टू लेवल्स आर नॉट डीजेनरेट, मींस इनकी एनर्जी सेम नहीं है. देयर इज अ सेपरेशन, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है एनर्जी का, that was given by, and that separation, that shift is given by lamp shift. ठीक है, समझ आया. अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है that is this, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लैम्प शिफ्ट एक्सपेरिमेंट. उसने सोर्स लिया था एटॉमिक हाइड्रोजन का, उसको इंटरेक्शन रीजन से पास किया था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी एंड सो ऑन, एंड देन उसने डिटेक्ट किया था. एंड रिजल्ट्स क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के, that 2s1/2 and 2p1/2 आर नॉट डीजेनरेट, दे आर सेपरेटेड बाय दिस एनर्जी सेपरेशन. आप कहोगे एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में लिख रखा है. यस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर हम एनर्जी को वेव नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कैसे, देखो एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ, आइंस्टाइन के द्वारा. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम एनर्जी का यूज करते हैं. अगर मैं इस फॉर्मूले को hc से डिवाइड कर दूं तो hc कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो एनर्जी की यूनिट आएगी 1/λ. लैम्डा की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर या मीटर, तो एनर्जी की यूनिट आएगी सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो इसीलिए हम एनर्जी को एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हैं. अब इसको लैम्प शिफ्ट को आप रेलिवेंट डायग्राम एनर्जी की हेल्प से कैसे शो करोगे कि डिराक प्रेडिक्टेड दैट दीज टू लेवल्स आर डीजेनरेट, दोनों को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, बट लैम्प शोड दैट दीज टू डायग्राम्स, that these two lines, that is 2s1/2 and 2p1/2 are separated by 0.0353 centimeter inverse. So this was lamp shift. This is also very important, पूछा जा सकता है एग्जाम में. Next question is, this is very important conceptual question, that why are hot lines in absorption spectra of a diatomic anharmonic vibrator? What are hot lines in absorption spectra of diatomic anharmonic vibrator? Lines which correspond to transition v is equals to 1 to v is equals to 2. v is equals to 1 represent your excited state and v is equals to 2 represent your higher excited state. So in transition के corresponding जो आपके पास lines आती हैं, those lines are known as hot lines. And these transitions occur at higher temperature, that is why they are called hot lines. ये जो transitions होते हैं ये higher temperature पर होते हैं, normal temperature पर नहीं होते. So that's why they are known as hot lines. Fine. Now, next question देखते हैं. Explain the central field approximation and its need for many electron system. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दो काफी तरह के आपके पास मेथड होते हैं मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सॉल्व करने के. One was Hartree-Fock method and the another was central field approximation. So central field approximation में इन मैनी इलेक्ट्रॉन, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आई थी, मतलब नीड कहाँ से जनरेट हुई थी कि हमें सेंट्रल फील्ड अप्रोक्सीमेशन को स्टडी करना चाहिए एंड कैसे ये हमारी प्रॉब्लम को आसान करता है. सो इन मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स ईच इलेक्ट्रॉन फील्स अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो अट्रैक्शन फील करते हैं न्यूक्लियस के साथ, एंड दे ऑल्सो फील रिपल्शन फ्रॉम ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स. So the idea of central field approximation was that we will replace the complicated many body interaction
with an effectively spherical symmetric potential V effective R। जो आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है उसको हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं सिंप्लीफाई करके समेशन ओवर I माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m del square of I plus V effective Ri। So this is the simplified Hamiltonian for central field approximation. So the need for central field approximation, without this approximation Schrodinger equation cannot be solved for n greater than 1 electron system and it makes Schrodinger equation solvable। हमारी जो Schrodinger equation होती है वो solvable हो जाती है। And the third point is that the central field approximation serves as a basis for Hartree-Fock method। This method serves as a basis for Hartree-Fock method। अब देखो सेंट्रल फील्ड अप्रोक्सीमेशन, हार्टी-फोक मेथड, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये सब बहुत ही लेंदी टॉपिक्स हैं। आपने अपने बीएससी की जो नॉर्मल क्लासेस होंगी, लेक्चर्स होंगे, उनके अंदर डिटेल में कवर किया होगा। जनरली जो प्रोफेसर्स होते हैं इनके ऊपर 1 से 2 क्लास डिवोट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेंट्रल फील्ड अप्रोक्सीमेशन 2 से 3 मार्क्स में या 4 से 5 मार्क्स में, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको कितना कंटेंट लिख के आना है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या सेंट्रल फील्ड अप्रोक्सीमेशन इतना ही है। इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, आप इसको अच्छे से डिटेल में बुक से पढ़ते हैं। सो वो एक अलग टाइम होता है जब आपके पास कंसेप्ट को समझना होता है, आप पूरे मेथड को समझते हो। लेकिन एग्जाम में आपको कितना लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन लैंडेज इंटरवल रूल। ये भी 2025 के अंदर आपसे पूछा गया था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चांसेस है कि इस बार भी पूछ लिया जाए। लैंडेज इंटरवल रूल आपके पास क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इन अ फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लेट द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेवल्स इज प्रोपोर्शनल टू लार्जर जे वैल्यू। एग्जांपल से समझो, आपके पास एक मल्टीप्लेट है। मल्टीप्लेट का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी सेम है। यहां पर जो लिखते हैं दैट इज 2s+1। तो आपकी मल्टीप्लिसिटी सेम है, एल वैल्यू सेम है एंड हैविंग डिफरेंट जे वैल्यूज। So 3D321 is a multiplet having same L and S value but different J values. So Landes interval rule says that delta E, the energy separation is proportional to, the energy separation for this multiplet is proportional to J value, higher J value or larger J value. What does it mean? कि अगर आप इसका एनर्जी लेवल ड्रॉ करोगे 3D का, तो दिस इज 3D3, दिस इज 3D2, 3D1। So energy separation between 3 and 2 will be twice the separation between 1 and 2 because यहाँ पे J के higher J के proportional है, ठीक है। So this is Landes interval। इसकी स्टेटमेंट ध्यान रख लेना, याद कर लेना, अच्छे से समझ लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। So नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पैरा एंड ऑर्थो स्टेट्स ऑफ हीलियम एटम। सो आपके पास दो तरह की स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, पैरा एंड ऑर्थो स्टेट्स। सो पैरा स्टेट के अंदर आपके पास जो टोटल स्पिन होती है मॉलिक्यूल की, हीलियम एटम की सॉरी, वो 0 होती है। एंड टोटल स्पिन आपके पास कैसे कैलकुलेट करते हो? कैपिटल S इज इक्वल टू S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, जहां पर S1 S2 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो 1/2 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2, तो 0 to 1। तो दो तरह की आपके पास एग्जिस्ट करती है टोटल स्पिन, 0 and 1। 0 डिनोट करता है पैरा को, 1 डिनोट करता है ऑर्थो को। मल्टीप्लिसिटी जब S की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगी, इसको हम बोलते हैं सिंगलेट। मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी तो डेट इज ट्रिपलेट। इसका जो स्पिन वेव फंक्शन होता है डेट इज एंटी सिमेट्रिक एंड द स्पेशल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक। इसका जो स्पिन वेव फंक्शन होता है डेट इज सिमेट्रिक एंड इसका जो स्पेशल वेव फंक्शन होता है डेट इज एंटी सिमेट्रिक। सो डेट हमारा जो टोटल वेव फंक्शन डेट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्पेशल एंड स्पिन वेव फंक्शन दैट हैज टू बी एंटीसिमेट्रिक। देख लो, एंटीसिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक आएगा। एंड यहां पर भी सिमेट्रिक इंटू एंटीसिमेट्रिक, आपका जो टोटल वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक आएगा, ठीक है। सो आप 3 से 4 पॉइंट में आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हो बिटवीन पैरा एंड ऑर्थो स्टेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच सिमेट्रिक टॉप द बेंजीन मॉलिक्यूल बिलोंग्स। तो जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी मॉलिक्यूल्स की, तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, प्रोलेट एंड ऑब्लेट। तो मैंने ओब्लेट का आपको एग्जांपल बताया था, बेंजीन, दैट इज C6H6। सो क्वेश्चन में पूछा है कि विच सिमेट्री मॉलिक्यूल, विच सिमेट्री टॉप डज दिस मॉलिक्यूल बिलोंग। सो मॉलिक्यूल बेंजीन बिलोंग्स टू ओब्लेट सिमेट्रिक टॉप कैटेगरी।
Now let's look at next question. What is centrifugal distortion? Explain the effect of centrifugal distortion on the moment of inertia and the energy of diatomic molecule. Centrifugal distortion का मतलब क्या होता है? So in the rigid rotor model of diatomic molecule, the internuclear distance r, that is the दो एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, that is r, bond length, is assumed constant. ये कांस्टेंट कब अज्यूम करते हैं हम? रिजिड रोटर मॉलिक्यूल, मतलब स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था कि दैट दिस मॉलिक्यूल इज रिजिड एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज कांस्टेंट, बट इन रियलिटी व्हेन मॉलिक्यूल्स रोटेट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड. आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड की तरफ एक्ट करेगी ऑन द एटम्स, स्लाइटली स्ट्रेचिंग द बॉन्ड. तो इसकी वजह से आपका जो ये बॉन्ड है ये स्लाइटली स्ट्रेच हो जाता है. So this deviation from the perfect rigidity is called the centrifugal distortion. So this deviation from the perfect rigidity is called the centrifugal distortion, and that is given by the centrifugal distortion coefficient D. समझ आ गया डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है मॉलिक्यूल के अंदर. अब इसका इफेक्ट बताना है हमें ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपके पास फॉर्मूला क्या होता था? म्यू आर स्क्वायर. इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वेयर आर इज योर बॉन्ड लेंथ. सो अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी मॉलिक्यूल की ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन, तो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल आल्सो चेंज. सो एज योर बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल आल्सो इंक्रीज. इफेक्ट ऑन एनर्जी. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास फॉर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल? इफेक्ट ऑफ एनर्जी फॉर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल. रिजिड मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? बी जे इंटू जे प्लस वन. नॉन रिजिड के केस में क्या डिफरेंस आता है? माइनस ये टर्म आ जाती है. तो यहां पर देखो अगर आपका डिस्टॉर्शन, यहां पर डिस्टॉर्शन कोएफिशिएंट डी अगर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी. ठीक है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑन द एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो गाइज इस वीडियो में रखते हैं इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. एंड प्लीज, ये मेरा यूट्यूब का स्टैट्स है, एनालिटिक्स में चेक कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं. अराउंड ऑलमोस्ट 50% परसेंटेज है, 46.6% स्टूडेंट्स जो है अभी तक वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस टाइम में, एग्जाम टाइम में वीडियो बनाने में. मेरे खुद के एग्जाम्स हैं एंड इस टाइप का कंटेंट, मतलब एग्जाम रिलेटेड कंटेंट डी का आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर. सो अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, आपके लिए वीडियोस बना रहा है आपके एग्जाम प्रिपरेशन को ईज करने के लिए, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.